हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है आदरणीय अंकुश शर्मा जी का, जिसमें अंकुश शर्मा जी ने एकजुट जम्मू पार्टी के एकम सनातन भारत पार्टी में नाम कन्वर्ट पर विस्तार से बताया है। साथ ही 9 साल में भाजपा सरकार की कमियां व सनातन विरोधी कार्यों को भी विस्तार से बताया है। साथ ही 2024 के चुनाव में एकम सनातन भारत पार्टी के क्या भूमिका होगी, इस सब के बारे में विस्तार से बताया है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए इस वीडियो को। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ये बिल्कुल अपमान है, थप्पड़ है, आघात है। और चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो भाजपा और भाजपा से जुड़ा हुआ पूरा परिवार हो, सांस्कृतिक संगठन या दूसरे संगठन जो इनसे जुड़े हुए हैं, एक ही विचार है, अलग-अलग तरीके से उसे व्यक्त करते हैं। जो हीन भावना सनातन के प्रति इनकी है, वो देखिए, वो डरा के, अब मान लीजिए एक बाइनरी फॉर्म में ले आना कि वहाँ इंडिया अलायंस के एक अलायंस पार्टनर ने एक आर्ग्यूमेंट दिया और उसे एक्सप्लॉइट करके आप लोगों को बताएँगे, ऐसा पोस्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम उस बयान के विरोध में हैं और सनातन को मजबूत करने की दिशा में हमने बहुत कदम उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो जैसे आपने बताया कि क्या आप सनातन को खत्म होने दोगे, नहीं होने दोगे, तो आइडिया ये है कि हमें वोट दीजिए एटसेट्रा। ये मुझे लगता है कि अब स्टेल राजनीति हो गई है। लोग इस षड्यंत्र को, इस सोच को, इस धोखेबाजी को अब समझते हैं। लोग समझते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हैं जो सचर कमेटी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सचर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हैं जो मुस्लिम वीटो के कारण, शाहीन बाग के कारण, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन फेस करे हुए हिंदू सिख पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारतवर्ष में आए हैं, उन्हें नागरिकता नहीं दे रहे हैं। सीएए कानून पास होने के बावजूद भी उस कानून के रूल्स नोटिफाई ना करके 8वीं बार एक्सटेंशन मांगी है। लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन के संबंध में ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही हैं जो डिनायल मोड में हैं। और जहां-जहां पे लैंड जिहाद की समस्या है, वहां पे ये जिहादियों के साथ ही खड़े हुए दिखते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में, जैसे कि हिमाचल में, जैसे कि ऑल हिमालयन स्टेट्स में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में तो बाकायदा कोर्ट में ये जिहादियों के फेवर में लड़ाई लड़ रहे हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल करके रोशनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टॉल करने के लिए। ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी ही हैं जो हिंदू नरसंहार को, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, जो हरियाणा नू में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, और भारत के छोटे-छोटे कोनों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इंक्लूडेड हिंदू नरसंहार हो रहा है। उस संबंध में ये डिनायल मोड में ये कहते हैं कि हिंदू नरसंहार नहीं है। तो ये जिहादी इकोसिस्टम को ये इस तरीके से हवा देते हैं, पानी देते हैं। तो वहां दूसरी ओर से जब इस तरीके के बयान आते हैं, और फिर आप देखिए इनके अपने रिश्ते, करुणानिधि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते, उनका प्यार, उनके प्रति उनका सम्मान, उनकी सोच के प्रति सम्मान था ना, शरीर के प्रति सम्मान तो नहीं था। और सोच तो वही थी ना जो आज उनके पोते ने अपने मुंह से जहर उगला है, वही। तो अब आप देखिए, मतलब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे। और मैं आपको ये बताऊं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के खात्मे के लिए, उसे समाप्त करने के लिए इंडियन स्टेट भी एक एंटिटी है। जब हम कहते हैं ना कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू सनातन संस्कृति, सिविलाइजेशन, सभ्यता, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। आपके पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, आपके पार्लियामेंट से कानून बने। गौहत्या पे कोई कानून नहीं बनेगा, क्योंकि गौहत्या पे कानून बनेगा तो सनातन मजबूत होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनेगा, क्योंकि वो बनेगा तो फिर कोई भी हिंदू मंदिर रिस्टोर नहीं हो पाएगा, उस पर मस्जिद जस की तस बनी रहेगी। एक सवाल ले तो लीजिए आपके आप पास, इसी संदर्भ में। एक सवाल ले लीजिए, तो मेरा फिर कहने का मैं। मतलब कि भाजपा, कांग्रेस और ये किसी भी तरीके से इस संबंध में अलग नहीं है। इंडिया अलायंस एक तरीके से सनातन को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा, संघ परिवार और जितने भी इनकी और सांस्कृतिक और दूसरी संगठन है, वो दूसरे तरीके से सनातन को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये केवल डिग्रीज का फर्क है। दोनों ही सनातन विरोधी हैं, और दोनों ही स्टेट अपरेटस में आने के बाद स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, और उसमें जितनी भी, उसको इस तरीके से चलाते हैं कि वो सनातन को धीरे धीरे और कई केसेस में बहुत बुरे तरीके से आघात पहुंचा के कमजोर करें। अभी एक सुनील शर्मा जी लिख रहे हैं, अंकुर सर, स्टालिन के खिलाफ एकम सनातन भारत दल द्वारा दिल्ली में एफआईआर होनी चाहिए। इनको बता दूं कि पंजाब में कर दिया लोगों ने। पंजाब की जो टीम है एकम सनातन भारत दल ने, वहाँ दिल्ली में भी होगी, बाकी राज्यों में भी होगी, बिल्कुल होगी। हाँ, वो होगी, हो रही है। हाँ, तो सर मैं ये जो सवाल ले रहा था आप ही से जुड़े हुए, अब पहली बात मैं ये बता दूं कि एकम सनातन भारत दल के प्रोग्रेस पे, उनके आइडियोलॉजी पे, उसके एक्सपेंशन पे हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा वो मैं देख अभी बता दूं आपको कि क्या सब चल रहा है। संसद का विशेष सत्र आने वाला है, वी ऑल नो।
और एक छोटा बहुत नोटिफिकेशन हो गया वन नेशन और वन इलेक्शन की बात शायद होगी। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े हैं, मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, बीजेपी की आलोचना भी कर लेते हैं और एट एंड कहते हैं कि ये मोदी ही कर सकता है। उन लोगों का कहना ऐसा है कि हो सकता है कि दिल्ली 113 वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो वापस ली है। और सॉरी, वो नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आप लोग जो जुड़े हुए हैं साथ जुड़े रहे। अंकुर जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सुनते चलिए, नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है, किधर से हो रहा है पता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड से केंद्र सरकार वापस ले रही है। तो हो सकता है कि 2013 में जो कानून बना था वक्फ बोर्ड का कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी, उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बन गए थे, उसको न्यूट्रलाइज कर दें। और हो सकता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी वो लोग कुछ बातचीत करें या कुछ मसौदा लेके आए। आपको नहीं लगता कि सनातन जो है एकम सनातन भारत दल का जो सब सिद्धांत है उससे थोड़ी सी बेचैनी बढ़ी है लोगों की? नहीं, देखिए वो तो आप आकलन कर सकते हैं, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो हमारे सप्त संकल्पों में ये सब चीज़ें हैं कि वक़्फ़ एक्ट को ख़त्म करेंगे, सचर कमेटी रिकमेंडेशंस को रिवर्स करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो उससे बेचैनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उस पे मुझे लगता है कि आपका कहना अधिक जो है वो वैल्यूएबल होगा। बट हाँ, ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हुआ है। एकम सनातन भारत दल के आने के बाद और सप्त संकल्प जिस तरीके से समाज में इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, आपने तो हमारी पॉलिटिकल सक्सेसेस भी देख ली। निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के सप्त संकल्पों के आधार पे भाजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाई एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, ये जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा, जो ये होप देने का काम करते हैं, ये एक तो आप ये समझिए कि इनका हिंदुत्व सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये मोदी मर्सनरीज है। ये मोदी की इमेज बनाने के लिए, मोदी के लिए काम करने के लिए केवल काम करते हैं। इनका सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि जितने भी वो प्रोसेसेस जिनको लेके मोदी स्वयं सनातन को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ये चुप्पी साधते हैं और किसी न किसी तरीके की रैशनलाइज़ेशन या एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, एक टैक्टिक के तौर पे हम तुम्हें मार रहे हैं, हम कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये उस हद तक चले जाते हैं। तो एक तो ये मोदी भक्त हैं, मोदी मर्सनरीज हैं, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग नहीं। हाँ, कभी-कभी आडंबर बिल्कुल ये ओढ़ेंगे और ये कहेंगे कि अगर इन पे व्यक्तिगत हमले होंगे तो ये कहेंगे कि देखिए, मैं हिंदुत्व की बात करने वाला हूँ, मुझ पे हमले हो रहे हैं, आप भी मेरे समर्थन में आइए। मैं लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो मोदी के समर्थन में यूट्यूबर या प्रेस मीडिया या अदरवाइज़ जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसको बेल आउट करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों से सावधान हो जाइए। वो उसमें एक कैटेगरी पेड लोगों की है, दूसरी कैटेगरी अलग तरीके से मोटिवेटेड मोदी मर्सनरीज जो बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पे उनसे जुड़े हुए हैं, उस तरीके के लोगों की है। इनका कोई भी लेना देना सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म से नहीं है। आपने वक्फ एक्ट की बात की, ऐसा कर देंगे मोदी, वैसा कर देंगे। देखिए, वेरियस हाई कोर्ट्स में, विभिन्न हाई कोर्ट्स में वक्फ एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है लोगों ने। वहां पे या तो इन्होंने रिप्लाई, अपना रिस्पॉन्स अपना फाइल नहीं किया है, क्योंकि फिर मैटर टेकअप नहीं होगा, ये उसे हेड ऑन लेना नहीं चाहते, या फिर कहीं-कहीं विरोध कर रहे हैं। 2014-15 के बाद तो नोटिफिकेशंस निकाल के वक्फ एक्ट को और मजबूत करने की बात तो नरेंद्र मोदी ने स्वयं भी कही, और नोटिफिकेशंस भी अगर आप पढ़ेंगे तो वक्फ के इकोसिस्टम को और कैसे मजबूती दी जा सके, उसके लिए सरकार ने काम किया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड वक्फ एक्ट को मजबूत करने का है। और वक्फ की प्रॉपर्टीज की क्या बात करते हैं आप? वक्फ एक्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वक्फ एज एन एंटिटी जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, और एक पैरेलल सरकार है, सिस्टम है, जिसे वीटो दी गई है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर कर देंगे वक्फ प्रॉपर्टी, और जो पीड़ित वर्ग होगा वो आप ही के पास आएगा ये कहने के लिए कि भाई साहब, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी है। ऐसा जो सिस्टम है उसे खत्म करने में क्या समस्या है? ये तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत प्रीमेच्योर है कि ये सेशन में क्या होगा, आई डू नॉट वांट टू से, बट किसी भी तरीके से कोई भी कदम उस दिशा में नहीं उठाया गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या वक्फ एक्ट हो, उसे कमज़ोर करने की दिशा हो या उसे ख़त्म करने के संबंध में हमें ये लगे कि कुछ कदम उठाए गए हैं। इसीलिए आई एम श्योर कि इन विषयों पे कोई बात नहीं होगी। मुस्लिम अपीज़मेंट जो है वो चरम पे है। मुस्लिम वीटो जो कहते हैं ना कि अगर पार्लियामेंट ने भी कुछ तय कर दिया तो, लेकिन अगर मुसलमान ने विरोध कर दिया तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। उसके जीते जागते उदाहरण आप देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किस आधार पे लोग कंक्लूड करते हैं कि ये सरकार मोदी हो या शाह हो, ये वक़्फ़ पे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, सचर कमेटी पे
इन सब चीज़ों पे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जो देश हित में होगा। देश हित के लिए नहीं है, ये उसमें फंसे पड़े हुए हैं। मुस्लिम अपीसमेंट जिसे तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण की ये संज्ञा देते हैं। दोस्तों, ये सही बात कही है आदरणीय अंकुश शर्मा जी ने कि भाजपा शासन के इन 9 सालों में सनातन धर्म व संस्कृति पर बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है, वह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सत्ता पक्ष व विपक्ष के द्वारा। दोस्तों, आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल, जिसने हिंदू समाज के देवी देवताओं के बारे में क्या क्या नहीं बोला, बाद में वही नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल होता है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी से ही निकलता है। ऐसे दोस्तों हजारों नेता हैं जो सनातन धर्म व संस्कृति व सनातन के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। या तो ये नेता बीजेपी पार्टी से निकलते हैं या बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ये सभी सनातनी विरोधी नेता बीजेपी में भरे पड़े हैं। अगर सनातन धर्म से थोड़ा बहुत भी भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार को लगाव होता तो सनातन धर्म विरोधी इन नेताओं को भाजपा में शामिल कभी नहीं करती। इसलिए दोस्तों, भाजपा सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करती है और बीजेपी इलेक्शन के समय हिंदू हितैषी दिखाकर हिंदुओं के वोट ऐंठने का काम करती है। जीतने के बाद सिर्फ मलेच्छों का ही विकास करती है। इसलिए आदरणीय अंकुश शर्मा जी ने देश को आगाह किया है कि हर सनातनी को अपने मुद्दे को जानना व समझना होगा और एकम सनातन भारत दल के जो सब सिद्धांत है वही सनातन के असली मुद्दे हैं। इसलिए एकम सनातन भारत पार्टी से जुड़ना होगा और सनातन को बचाना होगा। दोस्तों, देखें आगे का वीडियो। सर, छोटे छोटे सवाल हैं वो जो जरूरी हैं। दो सवाल एक साथ कर लेता हूँ कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो दिखती थी, जो 30 दिन का समय मांगा था, फिर आपको वो बुलाया था वहाँ, और क्या प्रॉब्लम्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो एकम सनातन दल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और एक राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों से मिलिए। हमें पता है कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य के पास गए थे और जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, बहुत अच्छा, वो सब सिद्धांत के आधार पे पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं। और तो उम्मीद है कि आपका ये जो अभियान है वो थ्रू रिलीजियस लीडर चल रहा है। अब ये 2 बता दीजिए। देखिए, जहां तक आपका पहला सवाल है उसमें मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगा। पार्टी रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, केवल प्रोसेस इनिशिएट किया गया था नेम चेंज का। तो रजिस्ट्रेशन का कोई मामला ही नहीं है, पार्टी रजिस्टर्ड ही है। नाम केवल नाम बदलने का एक प्रोसेस रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 20। तो उसमें तरह तरह की फॉर्मेलिटीज होती है। मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि वो तमाम फॉर्मेलिटीज, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से ही सब होता है, तो जब इलेक्शन कमीशन कोई भी चिट्ठी हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट दिखाते हुए लिखती है तो वो कहती है कि 30 दिन के भीतर भीतर जवाब दीजिए, और फिर 30 + 15 10-15 दिन वो और लेती है उसे प्रोसेस करने में, और उसके बाद कंफर्मेशन देती है कि हाँ, हमने जो आपको कहा था वो आपने पूरा कर लिया। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अंतोगत्वा इलेक्शन कमीशन ने पूरे तरीके से इस नेम चेंज प्रोसेस को क्लियरेंस दे दी है, और उसमें जो फाइनल स्टेप रहता है पब्लिकेशन का, वो होने के बाद कुछ दिन रह गए हैं अभी कि वो ये हमें आधिकारिक तौर पे ये एक चिट्ठी सौंप दी जाएगी। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। पूरे तरीके से हमने जो रिकॉर्ड दिया, हमने जो सब चीजें उन्हें बताई, उससे संतुष्ट होके इलेक्शन कमीशन ने हमें कंफर्मेशन लेटर भेज दिया है, और कुछ दिन का समय रहता है जिस दिन के बाद वो सब अपनी इस नेम चेंज को इफेक्ट कर देंगे और एक हमें फाइनल लेटर दे देंगे। उसमें 20-25 से अधिक दिन का समय नहीं रहा है। और दूसरा, शंकराचार्य जी से मिलना, आपने देखा जहां वो जहां पे भी हम एकजुट जम्मू, हाँ, एकजुट जम्मू से एकम हाँ, सनातन भारत दल करने की कंफर्मेशन इलेक्शन कमीशन ने हमें दे दी है। और शंकराचार्य वाली और बात बता रहे हाँ, और एक लास्ट फॉर्मेलिटी जो रहती है कि आपको इतने दिन तक अब वेट करना है ताकि हम इंटरनली अपने सिस्टम में ये सब कुछ इफेक्ट कर लें। तो उसी का जो है वो उतने दिन कंप्लीट होने का वेट हो रहा है। उसमें से 50% ऑफ द टाइम हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया 20-25 दिन में ये सारा आधिकारिक तरीके पे हो जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। समस्या पहले हो सकती थी जिस समय पूरे कागजों का जो पूरी हमारी जो पेपर बुक्स थी, जो हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें सेटिस्फाई करना था, उस समय इलेक्शन कमीशन अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करती, तो इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की है। जो भी हमने सबमिट किया है कानून के दृष्टिकोण से
वो इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से संतुष्ट है और उसके बाद संतुष्टि पत्र भी इलेक्शन कमीशन हमें भेज चुकी है। बस कुछ दिनों में हर जगह पे नेम चेंज इफेक्ट करके वो लेटर भी हमें इलेक्शन कमीशन दे देगी। बिल्कुल शंकराचार्य जी से मिलना हमारी और प्राथमिकता। रिलीजियस लीडर्स से जो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है वो उसके बारे में। उसमें तो आपने देखा ही, हमने तो एकम संत प्रकोष्ठ की भी घोषणा की और आपने देखा कि किस तरीके से वाराणसी में और तमाम और जगह पे और उड़ीसा में भी शंकराचार्य जी भगवान से हमारी भेंट भी हुई, वार्ता भी हुई, डिटेल में चर्चा भी हुई, सब संकल्पों को भी उन्होंने पढ़ा, आशीर्वाद भी दिया। अपने और समर्थकों के साथ भी हमारा जो संबंध है वो बनाने के लिए पूरा सिस्टम भी बैठाया और पूरा प्रेम आशीर्वाद उनका हमें मिल रहा है। उन्होंने गाइड भी किया कि किस तरीके से स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ सकते हैं और राजनीति में उनके जो विचार हैं कि राजनीति में सनातन के दृष्टिकोण से जो होना चाहिए, उस पे भी लगातार हमारी उनसे बात हुई और हमने बहुत सारी चीज़ें उनके आदेश पे इनकॉर्पोरेट की, जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत आशीर्वाद है, बहुत प्रेम है और बहुत कुछ सीखने को भी प्राप्त हुआ, मिला और उनका सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई संत समाज का व्यक्ति जो है वो पार्टी से नहीं जुड़ता है। ये डेली बेसिस पे हो रहा है। आपने दामोदराचार्य जी का भी देखा कि हमने उन्हें संत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष घोषित किया। अयोध्या मूवमेंट में वो शुरू से जुड़े हुए संत हैं, महान संत हैं। मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सनातन की लड़ाई बिना संत साधु समाज के आशीर्वाद, शंकराचार्य जी के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ कि इंडियन आर्मी 14 लाख की है तो 6 लाख प्लस तो हमारे नागा साधु भी हैं। जब जरूरत पड़ेगी हिंदू सनातनियों की तो वो हमारी पावर है। खैर अब हम विशुद्ध रूप से अंकुर जी सत्य सनातन भारत की बात करेंगे। अब जो चर्चा थी हमारी हो गई। अब हमें कुछ चीज़ बताइए जिससे कि हमारे थ्रू जो कुछ थोड़े से लोग जुड़े हैं और बहुत ही सीरियसली जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं और हमें कहते रहते हैं कि मतलब अब मैं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से। और बाकी खैर सदस्यता अभियान की गति क्या है? मैंने पढ़ा था कि 10 लाख का अभियान जो विद इन टाइम आपने पूरा कर लिया था, 10 लाख लोगों का। बिल्कुल, वो पूरा हो चुका है और इसके अलावा अभी हम संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सदस्यता अभियान जो है वो निरंतर चला आ रहा है, टारगेट्स हमने अपने पूरे किए हैं। हज़ारों की संख्या में डेली बेसिस पे सदस्यता आ रही है, जो रिकॉर्ड मेरे सामने आता है, मेरे ईमेल में जो कन्फर्मेशंस आती हैं, वेबसाइट से जो कनेक्टेड है। उसके अलावा जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो जो ग्राउंड पे सदस्यता अभियान चला रहे हैं, वो भी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही पैरेलली हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो आपको ये पता होगा, इस बात की ये पता होगा कि 3 महीने खत्म होने के बाद हमने हर स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट के पद के लिए इलेक्शंस चुनाव करवाए थे और चुनावों के बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स चुन के आए। तो जितने भी राज्य हैं सब में इलेक्टेड स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से मैंडेट ये था कि आप इस समय सीमा में रह के अपनी कार्यकारिणी बनाइए, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सोशल मीडिया टीम। तो वो जो कार्य है, वो जो काम है, वो भी बहुत तेज गति से हुआ है, समय रहते हुआ है। और फिर उनको ये था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाते जाते पंचायत और बूथ लेवल तक और वार्ड्स लेवल तक जाके काम करिए। तो उस दिशा में भी संगठन यानी वो संगठन बनाना जो चुनाव लड़ने के लिए सहायक हो। मान लीजिए किसी भी जगह पे हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उस कैंडिडेट को हम उस डिस्ट्रिक्ट में, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में अपने वर्कर्स की स्ट्रेंथ तो देंगे। तो वो बिल्ड करने पे भी अभी बहुत हमारा प्रयास और फोकस चल रहा है। तो सदस्यता अभियान जो है वो रूटीन में चल रहा है। इस पे इफेक्टिवली हम बड़ा जोर दे रहे हैं कि बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े हो जाएं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे राज्यों के कवर हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, इसमें 400 प्लस की संख्या में हम अपने कैंडिडेट्स पार्टी की तरफ से उतार पाएंगे। ये ऐसा है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उन लोगों से जो जुड़े हुए हैं और उन्हें दिक्कतें हो रही हैं नेट की वजह से, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जो हर एक अल्टरनेटिव रिदमिक तरीके से हर 5 मिनट पे वो थोड़ा सा नेट धोखा दे रहा है, लेकिन हम लोग ये बात पूरी कर लेते हैं। ये सर थोड़ा दोहरा दीजिए कि 2024 इलेक्शन तक क्या एक्सपेक्टेशन है आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में? अभी आप बोल रहे थे जो सुनाई नहीं दिया।
तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से तमाम राज्यों में हमारी टीम्स बन गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक्सपेंशन हो गई है, कैंडिडेट्स जो एक तरीके से संपर्क में हैं और आ रहे हैं, पाइपलाइन में हैं, तो मैंने बताया कि 400 प्लस कैंडिडेट्स हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनावों में पूरे देश भर से खड़ा करने के लिए। तो उनको ये जवाब है जो लिख रहे हैं कि ऐसी शगुफा है, ऐसी बात है, ऐसे चीजें मार्केट में हैं कि ये एकम सनातन भारत जो है वो 2 कैंडिडेट को उतारेगा 2024 में। तो अभी अंकुर जी ने कहा है कि 400 प्लस हम कैंडिडेट उतार पाएंगे, हमारी कोशिश है। और ये 6 महीनों में ये किस तरीके से स्पीड अप हो रहा है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। देखिए जैसा मैंने कहा 400 प्लस, तो ये बिल्कुल हवा वाली बात नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया कि 3 महीने कन्वीनर संयोजक नियुक्त करने के बाद हर राज्य में हमने चुनाव करवाए हैं स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, और स्टेट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो अपनी कार्यकारिणियां बना चुके हैं। हर राज्य में हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट्स हों, जनरल सेक्रेटरीज हों, सोशल मीडिया, तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो नियुक्त किए जा चुके हैं। और बहुत सारे राज्यों में हम डीप डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल चले गए हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी भी बन चुकी है, और मैंडेट ये है पार्टी की तरफ से कि आपको बूथ लेवल तक पहुंचना है। तो मेरे को बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किसी ना किसी तरीके से, सारे डिस्ट्रिक्ट सब राज्यों में कवर नहीं हुए, वो तीव्र गति से होंगे, वहां तक कार्यकारिणियां बन रही है। और जिस संख्या में, जिस बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स है वो अप्रोच कर रहे हैं पार्टी को, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन हो रही है, चुनावी प्रक्रिया से हम बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो 400 प्लस का जो आंकड़ा है वो हमारे पहली कैलकुलेशन में निकल के आया है। ये एक एक सीट का मुआयना करने के बाद कि क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमारी प्रेजेंस कितनी है, 400 प्लस के आंकड़े तक हम बहुत ही साइंटिफिक और एक प्रॉपर एनालिटिकल तरीके से पहुंच पाए हैं। सदस्यता अभियान, स्टेट प्रेसिडेंट्स और उनकी टीम्स का बनना, हर हर स्टेट में हमारी ये जो है वो विजिबिलिटी होना, और संगठन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचना, क्यूमुलेटिवली देख के हर जगह से सारी चीजें फीडबैक वगैरह मंगवा के, पार्टी के फोल्ड के बाहर से भी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कंटेस्ट करने के लिए सप्त संकल्प से बिल्कुल अग्री करके जो संपर्क में है। तो देखिए उस तरीके से वर्कआउट करके हमने कहा कि वी आर टारगेटिंग 400 प्लस सीट्स इन द कमिंग लोकसभा इलेक्शंस। और ये प्रोसेस तो सब लोगों के सामने हुआ है। ये देखिए मैं तो हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसेस सब लोगों के सामने। हमारी चुनावी प्रक्रिया तो कितने दिन चली, चुनाव चले, चुनावों में प्रचार चला, हमारे स्टेयरिंग कमेटी मेंबर्स ने वोट्स किए, वोटिंग के बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। ये सब चीजें जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये कोई ऐसे कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, कोई क्रिप्टिक डेटा उठा के नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नहीं, वो अंकुर जी एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, साधारण सा एक टू द पॉइंट बोलने वाला आदमी, अपने रूट से जुड़ा हुआ आदमी, बहुत गहरे उतरा हुआ आदमी, जिसका कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं है, जो कि ऑक्सफोर्ड से आकर के डिग्री लेके नहीं आया है, वो मोदी को चैलेंज करने के लिए आ गया है। तो लोगों को ये गलतफहमी दूर कर दीजिए, आपका मकसद किसी को चैलेंज करना नहीं है। हिंदू सनातनी संस्था, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए आपका संघर्ष है, और इसके लिए आप मुतमईन हैं, उसके लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, नहीं तो एक कॉल पे 1,500 फाउंडर मेंबर्स हरिद्वार में आ जाए, और फिर उसके बाद विस्तार पार्टी का ऐसा हो कि बड़े बड़े लोग भी पार्टी से जुड़े और हर राज्य में हमारी प्रेजेंस हो। मुझे लगता है ये केवल सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के प्रति जो हमारी कार्य करने की निष्ठा है, काम करने की निष्ठा है, वही एक कारण है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे सप्त संकल्प जो हैं वही हमारा संविधान भी है, वही हमारी सोच भी है, और उससे प्रेरित होकर लोग भी जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये काफिला अब रुकने वाला नहीं है। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ये सशक्तिकरण के लिए, उसके मूल्यों पे आधारित सरकार और पूरा स्टेट अपरेटस बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और सप्त संकल्प जो हमारे हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं हमारी कमिटमेंट, क्योंकि उसमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे स्वयं पार्टी बनाने से पहले ही डिलीवर करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा, यानी सिर्फ कि 2 सवाल लेंगे। हाँ, यानी कि सिर्फ सप्त 2 संकल्पों में से कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हमने स्वयं जीने का काम किया है। हमारा जीवन ही बताता है कि इन सप्त संकल्पों पे तो हम चल के आगे बढ़े हैं, और उसके सबूत जो हैं वो पब्लिक डोमेन में सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल।
नहीं, सिर्फ दो सवाल लेंगे अब, क्योंकि नेट बहुत साथ नहीं दे रहा है, इस वादे के साथ कि आप फिर हम जल्दी मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें रह जाएंगी आज के शेड्यूल में। दूसरी बात, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मोदी जी जब लॉन्च हुए थे, कहा जा रहा था कि 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं उनको, उनके लॉन्चिंग में, क्योंकि कांग्रेस को वाइप अप देना था और सत्ता में आनी थी, मजाक नहीं था। किए होंगे, और यहाँ 1500 रुपया मात्र जो है तो वो कुछ है कि आप मेंबर बनिए और पे कीजिए, तो दैट ह्यूज मनी नीडेड। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 10,000 करोड़, छोटा सा अमाउंट, 10,000 करोड़ केम टू एकम सनातन भारत दल, तो क्या ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा भारत के कोने कोने में जन जन तक पहुंचना? कैसा इस्तेमाल, पैसा का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, या देखिए वो तो फिर आप उधर देखते ही नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जो अर्थ का जो महत्व है, वो महत्व है राजनीति में, लेकिन हमने पहले ही कहा कि अर्थ का महत्व है, अनर्थ का महत्व नहीं है। और सनातन समाज ने इतना प्रेम दिया है कि मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि अर्थ की कोई समस्या नहीं है। और अर्थ की कोई समस्या ना होने के अलावा बहुत बड़ा एक वर्ग कैंडिडेट्स का ऐसा भी है जो स्वयं समर्थ है अपने चुनाव को लड़ने के लिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अर्थ के महत्व को बिल्कुल भी अंडरमाइन ना करते हुए, सनातन समाज के प्रति एकदम नतमस्तक होते हुए जिस प्रेम से वो डोनेट भी कर रहे हैं, हमें मजबूत भी कर रहे हैं, अर्थ समस्या नहीं रहेगी लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए एकम सनातन भारत दल के किसी भी कैंडिडेट को। दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो में माननीय अंकुश शर्मा जी ने बताया है कि एकजुट जम्मू पार्टी का नाम एकम सनातन भारत दल होने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस हो गई है। साथ ही दोस्तों अंकुश शर्मा जी ने यह भी बताया कि एकम सनातन भारत दल की देश के सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यकारिणी चुनाव के माध्यम से बन गई है। दोस्तों ईएसपी की सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर चल रही है। दोस्तों अंकुश शर्मा जी ने यह भी बताया कि एकम सनातन भारत दल में दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो में आदरणीय अंकुश शर्मा जी ने बताया कि एकजुट जम्मू पार्टी का नाम एकम सनातन भारत दल होने की कंप्लीट प्रोसेस पूरी हो गई है। साथ ही दोस्तों अंकुश शर्मा जी ने यह भी बताया कि एकम सनातन भारत दल की देश के सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट व डिस्ट्रिक्ट लेवल की कार्यकारिणी चुनाव के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी है और ईएसपी की सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर चल रही है। दोस्तों अंकुश शर्मा जी ने यह भी कहा है कि एकम सनातन भारत दल देश में 400 प्लस सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी और 2024 का चुनाव पूरी मजबूती से व सनातनी मुद्दों व पार्टी के सप्त संकल्प को जनता के बीच रखकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। साथ ही अंकुश शर्मा ने दोस्तों यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश के सनातनी हिंदुओं को गुमराह कर रही है और बीजेपी हिंदुओं के वोट के लिए अपने आप को हिंदूवादी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। दोस्तों ये भाजपा, दोस्तों अंकुश शर्मा ने यह भी बताया कि इसी भाजपा के शासनकाल में आज हिमालय बेल्ट के हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सहित देश के बहुत से इलाकों का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। भाजपा के शासनकाल में बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को व अफगानी तालिबानियों को व पाकिस्तानियों को बड़े लेवल पर भारत के सभी राज्यों में बसाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों भाजपा की मोदी सरकार इन घुसपैठियों को राशन व फ्लैट देकर भारत में बसा रही है। दोस्तों ये भाजपा की सरकार गाय माता को न तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर पाई है, न ही गाय माता पर राष्ट्रीय कानून बना पाई है जिससे गौ माता को बचाया जा सके, लेकिन भाजपा उल्टा कर रही है। दोस्तों बीफ निर्यात में भाजपा के शासन में नंबर 1 की पायदान पर आंकड़ा हुआ है भारत। दोस्तों साथ ही दोस्तों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की बजाय ज्यादा मजबूत कर रही है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार। तभी आरएसएस के लोग कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। दोस्तों वक्फ बोर्ड को भी सरकार मजबूत कर रही है भाजपा की सरकार। अब तो वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उन जमीनों की नीलामी कर रहा है। ये बोर्ड मोटा रुपये कमाकर देश विरोधी गतिविधियों व हिंदुओं के धर्मांतरण पर ये रुपया खर्च कर रहा है। दोस्तों अनुच्छेद 370 के नाम पर देश को गुमराह कर रही है भाजपा की सरकार। आज तक अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक भी हिंदुस्तानी व कश्मीरी सनातनी हिंदुओं को घाटी में बसा नहीं पाई है और न ही भाजपा सरकार ने यह बताया है कि कितने देशवासियों ने
कश्मीर में जमीन खरीदी है 370 के हटने के बाद। इसी के साथ ही दोस्तों भाजपा की सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर भी कुछ नहीं कर पाई है, नई जनसंख्या असंतुलन को रोक पाई है, न ही अवैध मस्जिदों व मदरसों को रोक पाई है, और न ही गलत इतिहास को ठीक कर पाई है, न ही मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर पाई है। उल्टा क्या कर रही है दोस्तों भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार? दोस्तों जो हिंदुओं के मंदिरों का पैसा है उसे लूट कर मलेच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, रोहिंग्याओं व बांग्लादेशियों को राशन दे रही है, उन्हें फ्लैट दे रही है, उन्हें उनके लिए घर बना रही है। दोस्तों ये भाजपा की सरकार मलेच्चों के लिए नए नए हज हाउस बना रही है, साथ ही भाजपा की सरकार मदरसे बना रही है, नए नए कब्रिस्तान बना रही है, विकास के नाम पर हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रही है। ये भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार। दोस्तों साथ ही भाजपा हिंदुओं के धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और सच्चर कमेटी को लागू कर रही है। दोस्तों मलेच्छों द्वारा दंगे करने पर भी भाजपा शासित राज्यों में हिंदुओं की गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही भाजपा शासित हर राज्यों में हिंदू त्योहारों पर मलेच्छों द्वारा पत्थरबाजी हो रही है। साथ ही लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को टुकड़े किए जा रहे हैं। साथ ही लैंड जिहाद के नाम पर हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। फिर भी दोस्तों बेशर्मी से देखिए भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुओं को गुमराह करने पर लगी हुई है, अपने आप को हिंदुवादी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। अब तो देश के सनातनी हिंदुओं को जागना होगा और समझना होगा, इन भाजपाइयों की करतूतों को समझना होगा और सनातनियों के लिए काम करने वाली पार्टी एकम सनातन भारत दल के साथ जुड़ने के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को इस पार्टी से जोड़ना होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।